नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस क्लासेस में। और पिछला सप्ताह काफ़ी रोचक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम से भरा रहा है और हम उसी का विश्लेषण लेकर एक बार फिर आपके लिए आए हुए हैं, जिसको हमने संकलित किया है आपकी ज़रूरतों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो देर किस बात की, सबसे पहले दृष्टिपात करें दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ोसी मित्र देश थाईलैंड के यहाँ ऊपर, जहाँ पिछले सप्ताह कुछ दिनों से थमा हुआ जो जनतांत्रिक आंदोलन था युवाओं का और छात्रों का, उसने फिर से उफान पकड़ लिया है। और इस बार जो उफान है उसके साथ कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बार उसको अधिक विस्फोटक बनाती हैं। अब तक स्थिति ये थी कि छात्र युवा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि उन्होंने कुछ मांगें ऐसी उठाई थीं जो थाईलैंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वहाँ की परंपरा को देखते हुए बहुत चिंताजनक मानी जा सकती थी। उन्होंने राजशाही पर सवाल उठाए थे, राजा के खर्चे पर सवाल उठाए थे, और वहाँ इतने कड़े कानून हैं उस देश में कि इस तरह के सवाल उठाना 15 साल तक की कैद का जोखिम साथ में लेकर आता है। वहाँ जो राजा हैं वो संवैधानिक शासक हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से उनके तेवर ऐसे रहे हैं कि वो निरंकुश राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। और 1932 में जब वहाँ एक सैनिक तख्ता पलट हुआ था, तब से अब तक स्थिति ये थी कि फौजी पर्दे के पीछे से शासन करती थी, मगर सामने राजा को रखती थी, क्योंकि जो इनके पिता वर्तमान शासक के पिता थे अतुल्य भोमबल, वो बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, प्रजावत्सल व्यक्ति माने जाते थे और उनको देश की एकता का प्रतीक माना जाता था। मगर उनके पुत्र और उत्तराधिकारी जो वर्तमान शासक हैं, उनका अधिकांश समय थाईलैंड से बाहर विदेश में बीतता है। उनकी जीवन शैली के बारे में कहा जाता है वो बहुत फिजूल खर्च विलासितापूर्ण है, वो तुनक मिजाज हैं, वो सत्ता का केंद्रीकरण अपने हाथ में कर रहे हैं और वो संवैधानिक राजतंत्र में आस्था नहीं रखते हैं। ये संयोग हितों का है उस फौजी तबके का जो उनको सामने रखकर पर्दे के पीछे से शासन करती है। और जो वर्तमान प्रधानमंत्री प्रयुत हैं, उन्होंने एक फौजी तख्ता पलट के बाद सत्ता ग्रहण की थी और उनका रुख हमेशा कड़ा रहा है और वो जनतांत्रिक अभिलाषाओं को मुखर नहीं होने देना चाहते हैं। मगर अब तक स्थिति चिंताजनक इसलिए नहीं थी कि छात्र और युवा भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और उनके साथ जो बर्ताव सेना या पुलिस कर रही थी वो भी काफ़ी संयम वाला था। उनको चेतावनी बार बार दी जाती थी, मगर बल प्रयोग नहीं किया गया था। नाम मात्र का कुछ नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए, उनको भाषण देने से रोकने के लिए प्रयास किया गया था, उनको हिरासत में लिया गया था, मगर अधिकांश छात्र प्रदर्शन कर सकुशल घर लौट जाते थे। इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि राजा वजिरलॉन्गकॉर्न कुछ घंटों के लिए, शायद कुछ दिनों के लिए लौट कर अपने देश में आए और जब उनका मोटरकेड, उनका काफिला गाड़ियों का हवाई अड्डे से राजमहल की ओर जा रहा था, वैसे तो बहुत सतर्कता बरती गई थी, मगर रानी की गाड़ी जब वहाँ जा रही थी वो भीड़ में फंस गई और आंदोलनकारियों ने राजशाही के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने 3 उंगलियाँ उठाकर जो अपना एक सलामी का प्रतीक बनाया हुआ है, जो जनतांत्रिक अभिलाषाओं को मुखर करता है, बदलाव की मांग को मुखर करता है, वो उन्होंने दिखाया। तो ये प्रदर्शन शायद वो आखिरी तिनका था ऊँट की पीठ पर जिसे कहते हैं, जिसको बर्दाश्त करने के लिए फौजी तानाशाह तैयार नहीं थे। उन्होंने इस बार आपातकाल की घोषणा कर दी अनिश्चितकाल के लिए और छात्रों को ये चेतावनी दी कि वो भविष्य में यदि ऐसा कुछ करेंगे तो उनके प्रदर्शन चाहे शांतिपूर्ण ही क्यों न हो, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो गैर कानूनी है। छात्रों का रवैया ये है कि आप इस तरह से हमारा दमन नहीं कर सकते हैं, हम एक जनतांत्रिक आधुनिक देश में रहना चाहते हैं, हम एक संवैधानिक राजतंत्र में रह रहे हैं और आप ऐसे कानून लागू नहीं कर सकते हैं जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की आज्ञा न दें, जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मुखर करने का हमें अवसर न देते हों। इस बार हुआ ये कि सेना ने पहली बार कुछ कड़ा बल प्रयोग किया है। उन्होंने जो पानी की बौछार करने वाली तोपें होती हैं, वाटर कैनन, उसका प्रयोग किया है। उसमें रासायनिक मिलाकर पानी छिड़का गया है ताकि जो लोग आंदोलनकारी हैं उनको पहचाना जा सके, उन पर रंग के छींटे पड़ जाएं और कुछ को चोट पटक, गाली गलौज भी हो सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने जो बल प्रयोग किया उसके कुछ दृश्य देखने में वास्तव में थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के नज़र आ रहे थे। मुख्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है और छात्रों को वहाँ से, जिन्होंने प्रधानमंत्री के निवास के सामने प्रदर्शन शुरू किया था या शाही महल के सामने मैदान से, बलपूर्वक हटा दिया गया है और ये घोषणा कर दी गई है कि दोनों स्थान वर्जित हैं। अब यहाँ पे जो दिलचस्प बात है और जो गंभीर आशंकाओं को जन्म देने वाली बात है कि राजा का स्वदेश लौटना
एक संयोग नहीं था सिर्फ। उसी दिन जिस दिन ये प्रदर्शन अपने उफान पर था, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी थाईलैंड की यात्रा पर आए हुए थे। और चीन के विदेश मंत्री आमतौर पर किसी छोटे पड़ोसी को इतनी तवज्जो नहीं देते कि वहाँ वो सशरीर खुद पहुँच जाएँ किसी संवाद या वार्ता के लिए। और उन्होंने ये घोषणा की, आश्वासन दिया थाई लोगों को, थाई सरकार को, मुख्यतः थाई लोगों को नहीं, कि वो थाईलैंड के मित्र हैं। चीन थाईलैंड के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा रहेगा। और इसका एक संकेत बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से छात्र आंदोलनकारियों तक पहुंच रहा था कि चीन का समर्थन फौजी तानाशाहों को प्राप्त है, राजशाही को प्राप्त है। और जब तक इस तबके को ये पता चलता है कि चीन उसके साथ है, तब तक उसको आंदोलनकारियों की मांग मानने के लिए, समझौता करने के लिए कोई तत्परता नहीं नजर आती। एक और विडंबना है कि थाईलैंड पूरे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का संधि मित्र था। अमेरिका के दानांग हवाई अड्डे से ही उड़ाने हवाई जंगी जहाज भरते थे और वियतनाम में बमबारी करते थे। वियतनाम को जो रेस्ट एंड रिक्रिएशन का सेंटर बनाया गया था अमेरिकी सैनिकों के मनोरंजन का, तो वो पर्यटन का केंद्र का विकास भी उनके रहते ही यहाँ हुआ है। आज विचित्र बात यह है कि अमेरिकी अपनी आंतरिक राजनीति में इतनी बुरी तरह फंसे हैं। एक और राष्ट्रपति चुनाव का संघर्ष है, एक और अपने आंगन दक्षिण अमेरिका में जो उनके मुसाहिब हुआ करते थे या उनके लाडले तानाशाह हुआ करते थे, वो सब संकटग्रस्त हैं। कोरोना की चपेट में खुद अमेरिका लगभग 80 लाख संक्रमित लोगों से ग्रस्त है। और कहीं ना कहीं एक संकट ईयू का ब्रेक्सिट के कारण भी है, कहीं ब्लैक लाइफ मैटर का भी है, चीन के साथ वाणिज्य युद्ध चल रहा है, वहीं ईरान के ऊपर भी प्रतिबंध निषेध लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति ऐसी नहीं कि अमेरिका की दृष्टि थाईलैंड की ओर जा सके। और इसका लाभ उठाकर चीन की कोशिश ये है कि वो फिर से उन ठंडे बस्ते में गई योजनाओं को फिर से पुनर्जीवित कर सके जो अब तक बिसरा दी गई थी, जिनमें एक बहुत कई अरब अमेरिकी डॉलर के खर्चे से एक तेज रेल मार्ग का निर्माण है जो कंबोडिया से लाओस होते हुए थाईलैंड आएगी और फिर मलेशिया तक पहुंचेगी। यदि ऐसा करने में चीन सफल हो जाता है तो उसका नियंत्रण वियतनाम को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया के जो भूभाग हैं उन पर, इंडोनेशिया के आर्किपिलागो को छोड़कर लगभग सब पर हो जाएगा, उस द्वीप समूह को छोड़कर। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कंबोडिया के एक प्रमुख बंदरगाह पर तो उन्होंने कब्जा कर ही लिया है। वहाँ एक पर्यटक आकर्षण केंद्र नगर का विकास भी वो कर रहे हैं। वहाँ के शासक जो समाजवादी रुझान के हुन सेन हैं, वो चीन के कर्ज में इस कदर दबे हुए हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती कि वो कभी चीन के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल पाएंगे। और यदि ये परियोजना सफल होती है तो चीन का अगला प्रयास ये होगा कि वो क्रा जलडमरू मध्य में उस नहर को खोदने के काम को फिर से शुरू करें जो उसके पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ने वाली थी। भारत का प्रयास ये था कि चीन ये सब न कर पाए और वहाँ हम थाईलैंड की सहायता इस बारे में करें कि एक तेज़ गति से चलने वाला राजपथ इन दो हिस्सों को जोड़े जो भारत के तकनीकी सहकार से और आर्थिक सहयोग से वहाँ बनाया जा सके। अब यहाँ जो सबसे बड़ी विचित्र बात है कि छात्रों ने चूंकि अपना प्रदर्शन उसी दिन बहुत बड़े पैमाने पर किया, प्रधानमंत्री के आवास के सामने किया, तो चीनी विदेश मंत्री की यात्रा को जितना मीडिया में तवज्जो मिल नहीं सकती थी उतनी नहीं मिल पाई। और ये हाई की विजिट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो काफ़ी लो की होकर रह गई। मगर जो भरोसा वांग यी ने शासकों को देना था थाईलैंड में वो उन्होंने दिया और वो एक तरह से चेतावनी आंदोलनकारियों के लिए थी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बात और है, हम थाईलैंड में वही सब होता देख रहे हैं जो हमने कुछ समय पहले, साल भर पहले, लगभग 1.5-2 साल से जो गतिविधियां चल रही थी हांगकांग में, उसकी पुनरावृत्ति यहाँ हो रही है कि हांगकांग बिल्कुल चीन के साथ सीधे दबाव में था तो और कोरोना बीमारी के संक्रमण के बाद चीन उस आंदोलन को तितर बितर करने में सफल हुआ। मगर आज भी तानाशाही का तर्क थाईलैंड में यही है कि देश की एकता को नुकसान न होने पाए, देश की अर्थव्यवस्था को अधिक नुकसान न होने पाए, देश के सामरिक हितों को नुकसान न होने पाए, देश की जो भावनात्मक एकता राजा के साथ जुड़ी है उसमें कोई क्षय न हो। और हम सब लोगों को देश प्रेम का तकाजा है कि शासन का आदेश मानना चाहिए। इसके लिए छात्र तैयार नहीं हैं, न वो वर्तमान शासक को फिजूल खर्च अय्याश समझते हैं, उनके प्रति उनके मन में कोई श्रद्धा या प्रेम या स्नेह का भाव है। और वो एक ऐसी पीढ़ी है जिसने दमन देखा है, फौजी तानाशाही देखी है, मगर थोड़ी बहुत आज़ादी का अनुभव किया है कोरोना महामारी के संक्रमण के पहले पर्यटन के विकास के कारण। उसको आप बंद नहीं रख सकते। जिस तरह हांगकांग खुला हुआ था उसी तरह बैंकॉक भी सारी दुनिया के प्रभावों से अछूता नहीं रहा हुआ है। अब इन स्थितियों को यदि आप देखें तो थाईलैंड की सरकार के सामने ये लालच बहुत बड़ा है कि जब उनकी अर्थव्यवस्था कोरोना के कारण तहस नहस है, पर्यटन
उद्योग सारे संसार में नष्टप्राय हो चुका है, तब उनकी अर्थव्यवस्था पैसे वापस स्वस्थ कैसे होगी। ऐसे मौके पर यदि चीन बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता का लालच देता है, ऋण के नाम पर ही देता है, तो वहाँ की आम जनता के हितों को जो राष्ट्र हित के साथ जुड़े हैं अनदेखा कर शासक वर्ग, राजशाही, फौजी तानाशाही अपने निस्वार्थों की रक्षा के लिए कोई समझौता कर सकती है। और यदि एक बार चीन अपने पैर पसारने में सफल होता है थाईलैंड में, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पास के म्यांमार पर, मलेशिया पर तो पड़ेगा ही। और कंबोडिया, लाओस की बात हम पहले कर चुके हैं। अब दिक्कत यह है कि इस समय मलेशिया भी स्वयं एक संवैधानिक संकट में घिरा हुआ है। अनवर इब्राहिम ने वहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश की है, मगर वहाँ के जो राज प्रमुख हैं, जो सुल्तान हैं, उन्होंने कहा कि अभी हमको संयम से काम लेना चाहिए, संसद का अधिवेशन शुरू हो जाने दीजिए, वहाँ यदि विश्वास प्रस्ताव होता है तब वर्तमान प्रधानमंत्री को रहने का निर्णय हम लेंगे आदि। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि मलेशिया के राज प्रमुख का ये जो रवैया है ये कुछ पक्षपातपूर्ण है, जिसकी अपेक्षा उनसे नहीं की जाती थी। मगर ये बात दरकिनार करिए, हाल ये है कि न मलेशिया इस वक्त इस स्थिति में है कि थाईलैंड में चीनी गतिविधियों पर ध्यान दे सके, और भारत का ध्यान चीन के साथ अपनी जो उसमें लगा हुआ है, अमेरिका अन्यत्र कहीं अटका हुआ है। और थाईलैंड का घटनाक्रम अब थाईलैंड तक सीमित नहीं रहेगा, मगर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को और उसके बाद दक्षिण एशिया तक को प्रभावित कर सकता है। ये लड़ाई सिर्फ तानाशाही और जनतंत्र की नहीं है, ये चीनी विस्तारवाद की और उस विदेशी सहायता के वादों की है जो ग्राहक देश को एक शिकंजे में उधार के फंसा देते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात को समझने की है कि भले ही वह चीन का मुकाबला आर्थिक वादों के पैमाने पर न कर सकता हो, मगर बिना आक्रामक हुए एक ऐसे देश में जिसकी सांस्कृतिक विरासत भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, हम कम से कम वो गलतियां न दोहराएं जो हमने कंबोडिया में दोहराई हैं। बहुत सीमित निवेश के साथ, दूरदर्शी राजनीति के साथ हम आज भी शायद अपनी स्थिति को थाईलैंड में निरापद रख सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि दक्षिण कॉकेशस में अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच जो युद्ध चल रहा था वो निकट भविष्य में समाप्त होने वाला नहीं है। और इन दोनों के बीच जो झगड़े की जड़ है, नागोर्नो कराबाख, वो ऐसा लगता है किसी रहस्यमय शाप से ग्रस्त है। एक युद्ध विराम रूसी मध्यस्थता के कारण घोषित हुआ था और किसी को भी ऐसा तो नहीं लगता था कि इससे समस्या का समाधान दीर्घकालिक हो जाएगा, मगर कम से कम यह आशा बचती थी कि कुछ मोहलत मिल जाएगी और इस मोहलत का सदुपयोग ये दोनों पक्ष इसलिए कर सकेंगे कि युद्ध विराम शायद थोड़ा स्थिर हो सके और शांतिपूर्ण संवाद की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो सके। मगर युद्ध विराम घोषित ही हुआ था कि तत्काल उसको भंग कर दिया गया। अजरबैजान और अर्मीनिया एक दूसरे पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो एक दूसरे के नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, वो विमान रहित ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हो रहे हैं और संपत्ति का नुकसान हो रहा है। ये लड़ाई चलती जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण दो तरह से किया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे प्रमाणित ये होता है कि पुतिन का प्रभाव अपने ही आंगन में कम होता चला जा रहा है, उनकी सलाह कोई नहीं मान रहा है, तुर्की उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, भले उसके साथ वह सहयोग कर रहे हैं। तुर्की को उन्होंने प्रक्षेपास्त्र S-400 बेचे हैं। वो अजरबैजान और अर्मीनिया दोनों के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहते और इस संतुलन को बनाए रखने के चक्कर में उनकी क्षमता युद्ध विराम की सीमित होती जा रही है। उनकी एक जो मैत्री संधि, सैनिक संधि, सहकार संधि अर्मीनिया के साथ है, उसके होते हुए भी वो सीधा हस्तक्षेप अर्मीनिया के पक्ष में नहीं कर रहे हैं, जबकि उस पर आक्रमण होने के वक्त वादा ही किया गया था कि रूस उसके साथ खड़ा होगा। वो दोनों ही पक्षों को हथियार बेचते रहे हैं और तुर्की ने जब ये घोषणा की है कि अजरबैजान उसी के राष्ट्र का एक हिस्सा है, दो देश भले हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी इस्लाम बिल्कुल आनंद तक पहुंच रहा है। मगर कुछ दूसरे विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि पुतिन कहीं ज़्यादा गहरा, कहीं ज़्यादा दूरदर्शी और कहीं ज़्यादा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। वो ये तो स्वीकार करने को तैयार हैं कि लोग ये समझें कि उनका प्रभाव कम हो गया है और वो उस तरह का प्रभाव नहीं दिखा पा रहे हैं जैसा उन्होंने यूक्रेन में या क्रीमिया में दिखाया था, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पीछे हट रहे हैं। उनका निशाना कहीं और है। वो चाहते हैं कि जो अमेरिकी सैनिक संगठन शीत युद्ध के दिनों से चला आ रहा है नाटो, उसमें दरार पड़ जाए। और तुर्की नाटो का सदस्य है, मगर आज तुर्की अमेरिका की सलाह मानने को तैयार नहीं है और तुर्की ये दिखा चुका है कि वो
अपने इस विस्तारवादी आक्रामक राजनीति से पीछे हटने वाला नहीं है। वो मदद देता रहेगा अजरबैजान को, और जब तक उसका संरक्षण और सहायता अजरबैजान को प्राप्त है तब तक यह युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। सवाल ये नहीं है कि रूस तुर्की के सामने पीछे हट रहा है, झिझक रहा है। कहीं ना कहीं सोचने लायक बात यह है कि यदि तुर्की के साथ इतना बैर रूस का था तो क्यों पुतिन ने S-400 प्रक्षेपास्त्र उसे बेचे? क्यों जब तुर्की ने उसके जंगी जहाज को मार गिराया तब भी झगड़ा आगे नहीं बढ़ा? क्यों तुर्की के साथ सीरिया में एक मुठभेड़ की मुद्रा में होने के बावजूद अन्यत्र मध्य पूर्व में तुर्की और पुतिन एक दूसरे से मुठभेड़ के लिए तैयार नहीं है? तो एक बड़ा विस्फोटक भविष्य के लिए एक सन्निपात हो रहा है कट्टरपंथी तुर्की के इस्लाम का, जो विस्तारवादी है, असहिष्णु है, कट्टरपंथी है, और पुतिन के उस रूस का जो खुद स्वयं असहिष्णु है, तानाशाही तेवर वाला है, आक्रामक विस्तार में उसकी भी मुठभेड़ की मुद्रा में रुचि है। और शायद उन दोनों का प्रयास, तुर्की और पुतिन का, यह है कि कहीं ना कहीं कट्टरपंथी इस्लाम और स्टालिन शाही तानाशाही का जो नया मॉडल पुतिन ने पेश किया है, उनका संयोग कुछ ऐसा हो कि इस क्षेत्र से अमेरिका को बाहर कर दिया जाए। तो नाटो तो लगभग क्षतिग्रस्त हो ही चुका है, मगर अब अमेरिका अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण इस क्षेत्र में उस तरह ध्यान नहीं दे पा रहा है जिस तरह शायद ध्यान देने की उसे ज़रूरत थी। भविष्य में क्या होगा ये बाद की बात है, मगर हाल फिलहाल अमेरिका को उस क्षेत्र से बाहर करने में पुतिन सफल होते नज़र आ रहे हैं। इसकी बहुत थोड़ी कीमत यदि उन्हें थोड़ी उस छवि के धूमिल होने से देनी पड़े कि कॉकेशस में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध विराम करने में वो असफल रहे हैं, तो ये छोटी असफलता एक बड़ी सफलता की गारंटी बनने के लक्षण दिखा रही है। कहीं ना कहीं ये सारा संग्राम तेल की राजनीति से जुड़ा है। यदि तुर्की अपना आधिपत्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है पूर्वी भूमध्य सागरीय समुद्र तल के, समुद्र गर्भ के भीतर की तेल गैस संपदा पर, जो साइप्रस और ग्रीस के पास है, और एक और उसकी यही मुद्रा संरक्षण देने की लीबिया की सरकार को होती है मान्यता प्राप्त, तो इस पूरे भूभाग में और समुद्र के गर्भ में जितनी तेल गैस संपदा है उस पर तुर्की का कब्जा होगा। और यहीं दक्षिण कॉकेशस में अजरबैजान आर्मीनिया से होती हुई रूस की वो पाइपलाइन है नॉर्ड 2 समेत, जो इस ऊर्जा संसाधन को यूरोप तक पहुंचाएंगी। तो इन दोनों के बीच का जो ये सहकार होता नज़र आ रहा है वो लगभग पूरे विश्व में, मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया में तो तेल की राजनीति को प्रभावित करेगा ही। अमेरिका की जो शेल गैस वाली राजनीति थी वो भी खटाई में पड़ती नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुतिन की क्षमता का क्षय नहीं बल्कि उनकी महत्वाकांक्षा का विस्तार ही नज़र आ रहा है। पिछले हफ्ते ही एक कुछ और घटना ऐसी देखने को मिली जिससे लगता है कि पुराने पारंपरिक शीत युद्ध का पुनर्जन्म हो रहा है। और ये देखने को मिला उत्तरी यूरोप में, नॉर्वे में, जहाँ की विदेश मंत्री ने पुतिन के रूस पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कंप्यूटरों के माध्यम से एक साइबर प्रहार करने की कोशिश की है नॉर्वे की संसद पर। और उन्होंने कहा कि यह आसानी है। उन्होंने उस देश के राजदूत को बुलाकर कहा कि वो बतलाएं कि ऐसा क्यों किया गया है और इससे भविष्य में ऐसा न करने के लिए उन्हें आश्वासन देना पड़ेगा और शायद कुछ भरपाई इसकी करनी पड़ेगी। और नॉर्वे की विदेश मंत्री ने बात साफ साफ कही कि उन्होंने इसकी पुख्ता जाँच कर ली है कि इस तरह का प्रहार उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर रूस ने ही किया था। कोई भी देश बिना पुख्ता जांच के इस तरह का आरोप रूस जैसे बड़ी शक्ति पर नहीं लगाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जहां धुआं है वहां आग होगी वाली बात समझ में आती है। नॉर्वे और रूस के बीच संबंध पिछले वर्षों में थोड़ा तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि दोनों आर्कटिक के क्षेत्र में एक दूसरे के निकटस्थ पड़ोसी हैं। इन दोनों के बीच में 120 मील की साझे की सीमा है, मगर दोनों एक दूसरे की ओर शक की निगाह से देखते रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि हाल के वर्षों में रूस ने आर्कटिक प्रदेश में अपनी गतिविधियां तेज की हैं। उसके पास समुद्र के गर्भ में रहने वाली परमाणविक पनडुब्बियां हैं, बर्फ को तोड़ने वाले बड़े बड़े परिष्कृत जहाज हैं, जैसे साधन किसी और बड़ी शक्ति के पास नहीं है।
तो बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका है या ब्रिटेन है, उनका प्रयास ये रहता है कि नॉर्वे के माध्यम से वो रूस के इस क्रियाकलाप पर नज़र रख सकें। और जहाँ तक रूस का ये प्रश्न है, उसे लगता है कि जब ब्रिटेन वाले अपने कुछ कमांडो तैनात करते हैं जो अमेरिकी मेरीनों के समकक्ष हैं नॉर्वे में एक निगरानी की चौकी पर, तो उन्हें लगता है कि ये नाटो के सैनिकों की तैनाती बिल्कुल उसकी सरहद पर है और उनको लगता है उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करते। तो जिसके कारण वो नॉर्वे जैसे देश पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि वो थोड़ा झिझके, पीछे हटे और दूसरे बड़े देशों को अपने यहाँ इस तरह की चौकियाँ बनाने के लिए अनुमति न दे। तो एक और वो तुर्की की मदद से नेटो में दरार डाल रहा है, अन्यत्र पूर्वी भूमध्य सागर में, लीबिया में, अन्यत्र। मगर यहाँ उसका प्रयास ऐसा लगता है कि वो उत्तरी यूरोप के देशों को यूरोपीय समुदाय के साथ एक संयुक्त मोर्चा भविष्य में रूस के खिलाफ बनाने से पहले ही रोक सके और उनको अलग थलग कर दे और उनकी समझ में ये बात आ जाए कि उनके अपने राष्ट्रीय हित शायद पड़ोसी रूस के साथ बने रहने में ज़्यादा सदेंगे बनस्बत उन देशों के साथ जिनका कोई सीधा रिश्ता आर्कटिक प्रदेश से नहीं है, जो रूस के साथ बिल्कुल पड़ोस में नहीं रहते हैं और जिनके हित मध्य यूरोप में या पश्चिमी यूरोप में जो घटनाक्रम है उसके साथ जुड़े रहते हैं। कुछ वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। सुरक्षा सेवा का भूतपूर्व सैनिक जो अब किसी व्यापारी संगठन के संग काम करता था, आर्कटिक प्रदेश में खोजबीन के काम में लगा हुआ था, वो अपने कुछ मित्रों के साथ पर्यटन और क्रिसमस के मौके पर खरीदारी के लिए मॉस्को गया और फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसका अपराध इतना भर था कि उसने अपनी फेसबुक में एक चित्र लगाया था कि बर्फ़ से ढका हुआ रेड स्क्वायर कैसे दिखता है। उसके बाद से उसे हिरासत में ले लिया गया और जो KGB की उत्तराधिकारी खुफिया संस्था है उसका कहना था कि उसके पास 3,000 यूरो निकले थे, वो एक बड़े खुफिया तंत्र को चला रहा था, वहाँ जासूसी करने के अपराध में पकड़ा गया था और उसके बाद से उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली है। और जहाँ तक नॉर्वे का प्रश्न है, उसने कुछ दिन पहले एक ब्रिटिश नागरिक को गिरफ्तार किया था जिसके ऊपर आरोप यह था कि वो रूसियों के लिए जासूसी कर रहा था और एक परमाणु संयंत्र के फोटो आदि लेकर उसने उन्हें भेजे थे। तो इस तरह जासूसी करने के आरोप रूस लगाता रहा है नॉर्वेजिया के नागरिकों पर, नॉर्वे यह आरोप लगाता रहा है ब्रिटेन के नागरिकों पर या अपने मित्र देशों के नागरिकों पर कि वो रूस के लिए खुफिया जासूसी कर रहे हैं। मगर ये कुल मिलाकर एक तरह का माहौल बनाने का प्रयास है जिससे आर्कटिक प्रदेश से जो दूसरी शक्तियां सीधे नहीं जुड़ती हैं उनको बाहर रखने में पुतिन सफल हो सकें। तो पुतिन इस काम में एक हद तक सफल होते नजर आ रहे हैं कि यूरोपीय समुदाय जो इस वक्त संकटग्रस्त है ब्रेक्सिट के कारण, संकटग्रस्त है अपने गरीब सदस्यों के कारण, जहां पहले भी पूर्वी यूरोप से आए देशों को लेकर झगड़ा चल रहा था, तो ये भी एक चिंताजनक विषय हमको आने वाले दिनों में देखने के लिए सतर्कता से मजबूर करेगा। पिछले सप्ताह ही संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार आयोग की जो कुछ सदस्यता थी निर्वाचित, उसमें इजाफा हुआ और जिन देशों को चुना गया उन्होंने कुछ बड़े सवाल हमारे सामने इस विषय में खड़े कर दिए। इस मानवाधिकार समिति के जो सदस्य चुने गए उनमें सिर्फ एक सदस्य ऐसा था, सऊदी अरब, जो निर्वाचन हारा, वरना पाकिस्तान, चीन और रूस इसके सदस्य निर्वाचित किए गए। अब विडंबना ये है कि इन तीनों देशों के ऊपर मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। चीन के ऊपर यह आरोप लगा है तिब्बतियों के कारण, उइगर मुसलमानों के कारण और हांगकांग में जनतंत्र के जो आंदोलनकारी थे उनके दमन के कारण, और इसके अलावा अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन के कारण और श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण। इसी तरह के आरोप पाकिस्तान पर लगते रहे हैं, अपने अल्पसंख्यकों पर, इस्लामी जो सांप्रदायिक शिया उनसे भिन्न सुन्नियों से हैं उनके ऊपर, ईसाइयों के ऊपर के आरोप, बलूचियों के ऊपर, सिंधियों के ऊपर। तो और ये सारी घटनाएं बड़ी विचित्र लगती हैं कि जो ये दो देश बड़े, पाकिस्तान और चीन और एक हद तक रूस स्वयं इसमें, जिनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि पुतिन ने अपने देश में अपने जो उनके आलोचक और प्रतिपक्षी हैं उनको जहर देकर मारने की कोशिश की है, खुफिया एजेंसियों को उनके खिलाफ लगाया है, मीडिया पर नकेल इस तरह कसी है कि हत्याएं स्वतंत्र पत्रकारों की होती रही हैं। और अभी नवाल्नी की घटना को लेकर साइबेरिया में जो कुछ हुआ था उसको देखते हुए ये कहना कि पुतिन का रूस, शी का चीन और
इमरान खान का पाकिस्तान, उसे इमरान खान का पाकिस्तान न कहिए, वो फौज का ही पाकिस्तान है। ये 3 देश जो मानवाधिकारों के कटघरे में सबसे पहले खड़े किए जाने चाहिए, वो आज उस समिति के सदस्य होंगे जो ये फैसला करेगा कि कौन देश मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे पूरा विश्व समुदाय ये सोचने को विवश हुआ है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र में कुछ संरचनात्मक सुधारों की ज़रूरत है, ताकि ऐसी संस्थाओं में, ऐसे संगठनों में जो चुनाव होते हैं वो कम से कम विश्वसनीय हो सके। चीन एक तरह का दबाव बनाने वाला राजनय मानवाधिकारों को लेकर करता रहा है हाल के दिनों में। इसका एक उदाहरण कनाडा है। जब कनाडा ने ये घोषणा की कि वो हांगकांग से आने वाले शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह देंगे, तो चीनी राजदूत ने कनाडा में उनको धमकी दी कि यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनको याद रखना चाहिए कि 3 लाख कनाडा के नागरिक हांगकांग में निवास करते हैं और उनके जानो माल की हिफाजत की चिंता कनाडा को करनी चाहिए। एक हुआवेई कंपनी के कार्यकारी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, उनकी पुत्री को गिरफ्तार करके पिछले साल 1.5 साल से कनाडा में रखा गया है। उसको लेकर भी कनाडा और चीन के बीच में तनाव होते रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में चीन ने कुछ कनाडा के नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया था। एक को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी थी जो कनाडा का नागरिक है मगर चीनी मूल का है, बाकी 2 पूर्व राजनयिक और व्यापारी हैं। मगर ये सारे मामले अधर में भी लटके हुए थे। जब ये धमकी चीन के राजदूत ने दी और जो कनाडा का विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी है, उसके नवनिर्वाचित नेता ने ये कहा है कि यदि चीनी राजदूत अपने इस अभद्र वक्तव्य के लिए माफ़ी नहीं मांगते, उसे वापस नहीं लेते, तो शायद कनाडा की सरकार को उनको अवांछित घोषित कर वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। देखना ही होगा कि कनाडा क्या ये करता है कि नहीं करता है। हाँ, फिलहाल ट्रूडो ने बड़े कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि हम मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, मगर हम मानवाधिकारों के मामले में झुकेंगे नहीं। और जिस तरह की वंशनाशक नीतियों का अनुसरण चीन कर रहा है, उइगर मुसलमानों के बारे में, उनके बधुआ मजदूरों की तरह उनके शोषण के बारे में, और तिब्बत में और हांगकांग में, उसके बारे में हम मुखर होते रहेंगे। अब देखना यह है कि चीन पहले अपने तेवर नरम करता है या ये मुठभेड़ आगे बढ़ेगी। पिछले सप्ताह की एक दिलचस्प घटना आदिवासियों का विद्रोह था। अब ये आदिवासियों का जो विद्रोह है, इसने एक बड़ा नाटकीय रूप लिया कि आज तक हर वर्ष जिस दिन कोलंबस ने अमेरिका की धरती पर पैर रखा था, वो दिन कोलंबस दिवस के रूप में मनाया जाता था। मगर इस बार वो कोलंबस दिवस जो था वो एक आक्रोश दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे डे ऑफ रेज कहा गया। थियोडोर रूजवेल्ट की मूर्ति गिरा दी गई और उसके साथ साथ कोलंबस की मूर्ति गिरा दी गई और इन दोनों के मुख पर काला रंग लगाकर कालिख पोत दिया गया। और जो वहाँ के आदिवासी हैं, यानी रेड इंडियन जो कहलाते हैं, जिनको कनाडा में फर्स्ट नेशन कहा जाता है, उन्होंने कहा कि ये हमारे आक्रोश का दिन है, ये अमेरिका की खोज का दिन नहीं है, ये हमारी गुलामी की शुरुआत का दिन है, यहीं से हमारा वंशनाश शुरू हुआ था। अमेरिकी महाद्वीप काफ़ी दिनों से घिरा रहा है इस झगड़े में ब्लैक लाइफ मैटर्स वाला, कि नस्लवादी भेदभाव जो अमेरिका में दास्ता के इतिहास के साथ जुड़ा था, वो एक विस्फोटक समस्या बनने जा रहा था, खासकर राष्ट्रपति चुनाव के वर्ष में। हाल के दिनों में ये जो आदिवासी जनजातीय पक्ष है, ये भी उभर कर सामने आने लगा है, क्योंकि जब इन पर विजय प्राप्त की थी गोरों ने और अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो इनके लिए कुछ शरण की व्यवस्था की गई थी, इनके लिए कुछ अभयारण्य छोड़े गए थे। मगर हाल के दिनों में जब भूमंडलीकरण की प्रगति हुई है, उसने गति पकड़ी है, तो इनके इन अभयारण्यों के बीच से बड़े बड़े राजपथ बने हैं, बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइन बिछाई गई हैं और इनके जीवन को क्षत विक्षत किया गया है। इसी तरह जब बोल्सोनारो के ब्राज़ील में वर्षावन जल रहे थे, जलाए जा रहे थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जंगल साफ करने के लिए मौके दिए जा रहे थे, तो वहाँ के भी आदिवासियों का कहना था कि उनकी जीवन यापन की शैली इससे नष्ट हो रही है। इसी तरह की शिकायत पेरू में लोगों को रही है। तो पेरू हो, चिली हो, अर्जेंटीना हो, ब्राज़ील हो, जहाँ मिश्रित नस्ल के लोग भी बहुतेरे रहते हैं, आदिवासी भी बहुतेरे रहते हैं और शासन भले ही गौरांग महाप्रभु करते हों, उनके ऊपर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य हो, मगर वहाँ इन लोगों की शिकायत जायज़ है। और जिस तरह ब्लैक लाइव मैटर्स वाला आंदोलन अमेरिका से शुरू होकर यूरोप, ब्रिटेन तक उसकी अनुगूंज पहुँची थी, इसकी भी संभावना है कि ये जनजातीय आक्रोश
अप्रोच भी संसार के और हिस्सों में पहुँचे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ आबादी का घनत्व विरल है, वहाँ ये शिकायत और प्रबल है कि वहाँ के जो मूल माओरी थे, उन लोगों को, आदिवासियों को लगभग वंशनाशक तरीके से वहाँ से अदृश्य कर दिया गया है। और आज भी जब वो वहाँ की राजनीति में भाग लेते हैं तो वो अश्वेतों जैसा या अन्यत्र दलितों जैसा उत्पीड़न उनके भाग्य में बंधा होता है और उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है। आज ऑस्ट्रेलिया पर नस्लवादी आचरण का आरोप चीन भी लगाता है, जिसका मानना है कि वो एशियाई मूल के लोगों के प्रति थोड़ा निर्मम, कठोर और असहिष्णु रहता है, भेदभाव करता है। तो यदि ये भावना आगे फैलती है तो भले यूरोप में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, वहाँ कुछ जिप्सी हैं, कुछ रोमा हैं, मगर जनजातीय मूल के ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें आप कहें कि यहाँ के आदिवासी हैं। जो आदिवासियों वाली परिभाषा है वो अपने आप में बड़ी उलझी हुई है कि किस देश का कौन निवासी मूल निवासी है, कौन आदिवासी है, कौन बाहर से आक्रामक के रूप में आया था, इसमें रक्त का सम्मिश्रण कितना हुआ है, कौन अपनी विरासत को राष्ट्रीय विरासत का अभिन्न हिस्सा मान सकता है और कौन ही कह सकता है कि उसके प्रति वंशनाशक उत्पीड़न हुआ है, जिसका खामियाजा आज औपनिवेशिक ताकतों को या गौरंग महाप्रभुओं को भुगतने की ज़रूरत है। तो दक्षिण अमेरिका में ये समस्या विकट है। ये समस्या कुछ हद तक हर उस देश में विकट होने जा रही है जहाँ गोरों की आबादी का घनत्व विरल है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में। और वहाँ जो पड़ोस के देश हैं, पापुआ न्यू गिनी है या प्रशांत महासागर के सूक्ष्म देशों के संघ हैं, वहाँ जो जनजातियाँ हैं, यदि वो एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा में एक विरोध करती हैं, और वो इस स्थिति में नहीं कि एकजुट अपने आप में हो सकें, मगर उन्हें एकजुट करने का काम चीन जैसी बाहरी शक्ति कर सकती है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक विकट चुनौती और खड़ी हो सकती है। पिछले सप्ताह तक यह कहा जा रहा था कि यदि 15 अक्टूबर तक ब्रेक्सिट के बारे में कोई समझौता ब्रिटेन और यूरोपियन समुदाय के बीच नहीं हुआ तो फिर किसी समझौते की संभावना शेष नहीं रहेगी। इतना समय ही नहीं बचेगा कि वर्ष के अंत तक कोई भी किसी भी तरह का समाधान ढूंढा जा सके, और फिर ऐसा होगा कि ब्रिटेन को बिना समझौते के बाहर जाना पड़ेगा। उसकी कुछ कीमत ब्रिटेन को चुकानी पड़ेगी और कुछ कीमत जाहिर है यूरोपीय समुदाय को भी चुकानी पड़ सकती है। अब तक जो कुछ समझौते हो सकते थे वो हो चुके हैं। आयरलैंड बैकस्टॉप के बारे में नहीं हो सका है, मगर मछली पकड़ने के बारे में समझौता कमोबेश तय हो चुका है। ब्रिटेन का हट ये है कि वो अनुदान अपने उद्योगों को देता रहेगा, और इसके बारे में शायद अभी कोई बहस संवाद जारी है। मगर बाकी जो चीज़ें थीं, जो कानूनी थी कि प्रावधान थे कि कैसे जो सुरंग आती है चैनल के नीचे से यूके तक, उसमें यातायात कैसे चलेगा, ट्रैफिक जाम कितना लगेंगे, खाने पीने की चीज़ों और दवाइयों के दाम किस कदर बढ़ जाएंगे, अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन की इसकी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोरिस जॉनसन ने अपने मतदाताओं को समझाना शुरू किया है कि आप घबराइए नहीं, अपनी संप्रभुता को वापस पाने के लिए ब्रिटेन कोई भी कीमत चुका सकता है, और हम जब अपनी संप्रभुता वापस पा लेंगे तो हम अपनी शर्तों पर तय करेंगे कि इसके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते क्या होते हैं। अगर बहुत अच्छा हुआ तो हमारे रिश्ते यूरोपीय समुदाय के साथ कनाडा की तरह के होंगे, और अगर बहुत बुरा हुआ तो हमारे रिश्ते यूरोपीय समुदाय के साथ ऑस्ट्रेलिया के जैसे होंगे। अब ये एक तरह से अपने मतदाता को भरमाने वाला संवाद है, क्योंकि कनाडा के कोई ख़ास रिश्ते यूरोपीय समुदाय के साथ हैं नहीं। तो अगर बहुत अच्छे रिश्ते कनाडा के साथ होंगे तब भी कोई ख़ास फ़ायदा ब्रिटेन को होने वाला नहीं है, क्योंकि कनाडा के व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ और अमेरिकी महाद्वीप में औरों के साथ है। फिर कुछ हिस्सा चीन के साथ है, रूस के साथ है, राष्ट्रकुल के देशों के साथ है, ब्रिटेन के साथ है। तो उसके साथ तुलना करना कनाडा के जैसे रिश्ते यूरोपीय समुदाय के साथ होंगे कहने का कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि ब्रिटेन के अपने रिश्ते बड़े घनिष्ठ यूरोपीय समुदाय के साथ आर्थिक व्यापार के रहे हैं। जहाँ तक सवाल ऑस्ट्रेलिया का है तो उसके तो रिश्तों की कोई परिभाषा यूरोपीय समुदाय के साथ करने की चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए। उसके जो भी संबंध हैं वो विश्व व्यापार संगठन की जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत ही थे, और उस व्यवस्था को काफ़ी नुकसान ट्रंप के आने के बाद से पहुंचा है। वो व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हुई है, और ये कहना कठिन है कि ऑस्ट्रेलिया की
क्या संबंध यूरोपीय समुदाय के साथ थे जिनका निर्वाह ब्रिटेन बाहर निकलने के बाद करेगा। अब सवाल ये उठता है कि यदि बोरिस जॉनसन निरंतर सत्य के साथ कुछ कंजूसी कर रहे हैं अपने मतदाता को बताने में, और उनका विरोध भी बढ़ा है, उनकी पार्टी में सदस्य उनका विरोध करते हैं, उनके कुछ प्रमुख सलाहकार इस्तीफा दे चुके हैं, लेबर पार्टी में तो उनकी आलोचना हो ही रही है, मगर फिर क्यों यूरोपीय समुदाय वाले संवाद को जारी रखें? उसका कारण बहुत स्पष्ट है। खासकर फ्रांस के लिए, जो यूरोपीय समुदाय का एक बड़ा नेता है, ये समस्या है कि मैक्रोन को 18 महीने में एक चुनाव का सामना करना है, और यदि ब्रेक्सिट के बाद वो तटवर्ती इलाके के मछुआरों को यह आश्वासन नहीं दिला पाएंगे कि उन्होंने जो कुछ गंवाया है ब्रेक्सिट के कारण इंग्लिश चैनल में, उसकी भरपाई यदि वह यूरोपीय जलराशि में उस मछली पकड़ने के समझौते में नहीं कर सकते जिसका हिस्सा अब तक ब्रिटेन के हिस्से में था, तो आखिर वो अपने मतदाता को क्या मुंह दिखाएंगे? और मैक्रोन की एक और समस्या है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की रक्षा का जो बीड़ा उठाया है, और जो वो जनतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों के मूल्यों की रक्षा की बात करते हैं, तो उसके कारण एक इस्लाम द्वेषी उन्हें समझा जाता है। और अभी हाल फ्रांस में एक ऐसी दुखद घटना घटी थी कि एक स्कूल अध्यापक ने, जिसने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को वो व्यंग्यचित्र दिखाए थे जिनमें हज़रत मोहम्मद पैगंबर का व्यंग्यचित्र भी था, उनकी गर्दन काट दी गई एक जिहादी द्वारा स्कूल के बाहर दिन दहाड़े। और भले फ्रांस की पुलिस ने उसे गोली मार दी, मगर इस साजिश या षड्यंत्र का पता चलना बड़ा कठिन है कि वो अकेला सरफिरा जिहादी था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। जब कभी इस तरह का कोई आतंकवादी हमला जर्मनी में या फ्रांस में या ब्रिटेन में होता है तो थोड़ी लीपापोती होती है, या उत्तरी यूरोप में जब कभी इस्लाम विरोधी, इस्लाम द्वेषी, नस्लवादी हिंसा भड़कती है तो कहा जाता है कि इस्लामियों ने जवाबी रक्षात्मक हमले किए हैं। मगर कुल मिलाकर ये समस्या निकट भविष्य में दूर होने वाली नहीं है, और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के लिए ये चुनौती है कि वो जब चुनाव के पहले जाएं तो कम से कम ब्रेक्सिट के माध्यम से अधिक नुकसान उनको मतों का न हो, वो ये कहने की स्थिति में हो कि ब्रेक्सिट के बाद भी यूरोपीय समुदाय ने कुछ न कुछ हासिल किया है। तो कुछ नुकसान यूरोपीय समुदाय को उठाना होगा, कुछ नुकसान ब्रिटेन उठाएगा ही, मगर दोनों इस कोशिश में लगे हैं कि इसमें जितनी कटौती की जा सके वही अच्छा है। और इसी कारण जब तक ये संवाद चल रहा है, वो कहते हैं जब तक सांस तब तक आस, तो लोगों का मानना है कि जब तक संवाद चल रहा है कुछ न कुछ बचाने की स्थिति में, अपनी इज्जत बचाने के लिए बोरिस जॉनसन भी कुछ शायद कोशिश करेंगे, और शायद यही कोशिश जारी रहेगी कुछ और दिनों तक फ्रांस और जर्मनी और यूरोपीय समुदाय के द्वारा भी। मगर अब तक बहुत सारा नुकसान इस संस्था को हो चुका है, उन संगठनों को हो चुका है जो उसके साथ जुड़े थे, उन परंपराओं को हो चुका है, उन कानूनी व्यवस्थाओं को हो चुका है। तो कहीं ना कहीं उनको उनमें नवजीवन का संचार करना बड़ा कठिन होगा। अब कोशिश यही रहेगी कि नुकसान कम से कम हो, और उस नुकसान से अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी अपनी चुनावी राजनीति को बचाने में ब्रिटेन के नेता बोरिस जॉनसन और फ्रांस में मैक्रोन और एक हद तक एंजेला मैर्केल जर्मनी में सफल हो सके। पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्री का एक बयान बड़ा कुतूहल पैदा करने वाला था। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि भारत और चीन का संवाद जारी है और वो काफ़ी अच्छी तरह चल रहा है, मगर उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो गोपनीय हैं, जिनका साझा सार्वजनिक रूप से नहीं किया जा सकता। इसके एक दो दिन के बाद उन्होंने एक दूसरा वक्तव्य दिया जिसमें ये बात उन्होंने साफ साफ स्वीकार की कि गालवान घाटी में चीनी हमले के बाद भारत और चीन के संबंध काफ़ी बिगड़ गए, बदल गए हैं, और उस धक्के के बाद इनको पुनः सामान्य करने में काफ़ी समय लगेगा। अब ये कुछ कुछ उस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति लग रहा है जैसा 50-60 के दशक में नेहरू के जीवन काल में हुआ था, कि चीन के साथ सारा संवाद जो सीमा विवाद को लेकर चल रहा था वो गोपनीयता के चादर के पर्दे के पीछे होता था, और न संसद में इसके बारे में कोई बयान जारी किया जाता था और न मीडिया ही को ही इसके बारे में जानकारी मिलती थी। और जब भारतीय जनतंत्र में जनता ये जानने के लिए सवाल उठाती थी तो उससे कहा जाता था ये सामरिक सुरक्षा का मामला है, संवेदनशील मामला है, इसका साझा नहीं किया जा सकता है। जाहिर है कि हर ब्यौरे का, सैनिक सामरिक ब्यौरे का साझा जनता से नहीं किया जा सकता है, संसद से नहीं किया जा सकता है, मगर कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है और उसके साथ संवाद की कितनी सीमाएं हैं ये हम देख चुके हैं पाकिस्तान
पाकिस्तान के संदर्भ में, अब आज यही होता नज़र आ रहा है चीन के संदर्भ में। यदि आप चीन के आचरण पर दृष्टिपात करें तो जहाँ भी चीन के सीमा विवाद हैं उसने 1 इंच ज़मीन से पीछे हटने से इनकार किया है। वो भूटान हो, म्यांमार हो, वो जापान की समुद्र में सेंकाकू द्वीप समूह हो, या वो पाटली द्वीप समूह हो, या भारत के साथ जुड़ी उसकी लंबी हिमालयी सरहद हो। भारत के साथ उसका विवाद इस कारण और कड़वा और जटिल है कि उनका ये मानना है कि भारत ने उनकी भूमि का अतिक्रमण कर कुछ कब्जा किया है, इसलिए उन्होंने भारत को चेतावनी दी है इन्हीं संवादों में कि आप चुशूल को खाली करें। और भारत ये स्वीकार करता है कि उसने चीनी सैनिकों के कब्जे में जो पांगोंग झील के पास 5 अंगुलियां कहते हैं उनमें से सामरिक महत्व की ऊंचाइयों पर कब्जा किया है। यानी हम वहाँ पहले चीनी सिपाहियों की चौकियाँ थीं, या वो वहाँ कुछ यंत्र उपकरण रख गए थे जिससे वो उसको अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं। मगर यदि भारत एक बार ये बात स्वीकार कर लेता है तो वो अपने पूरे दावे को खारिज कर देता है। इस सीमा के बारे में वो स्वीकार कर लेगा कि ये सारी भूमि चीन की थी, ऐतिहासिक कारणों से वो ब्रिटिश साम्राज्यवादी उत्तराधिकार का दावा इस पर पेश नहीं कर सकती, और चीन के साथ सद्भावना और बनाए रखने के लिए उसे पीछे हटने को विवश होना पड़ेगा। मुझे लगता है भारत के विदेश मंत्रालय को ये बात तय करनी होगी देर सवेर, क्या वो चीन को शत्रु मानता है या मित्र या प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी। ऐसा देर तक नहीं चल सकता है कि गृह मंत्रालय एक बात कहे, रक्षा मंत्रालय एक बात कहे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक बात कहें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य चीन को निशाना बनाकर ये कहते रहें कि उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, वो हमारा शत्रु है, और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय ऐसा लगता है कि अनावश्यक नरमी का प्रदर्शन चीन के साथ करता है। पहली बार विदेश मंत्री ने चीन का नामोल्लेख अपने वक्तव्य में किया था, वरना प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सिर्फ एक ऐसे देश की बात करते हैं जो विस्तारवादी है, आक्रामक है, और कहीं ना कहीं चीन का नाम लेने से परहेज करते रहे हैं। ये मुझे लगता है एक चिंता का विषय है। भारत को ये तय करना होगा कि चीन के साथ संवाद की कितनी सीमाएं हैं और उनको किस तरह से जारी रखना भारत के लिए लाभप्रद है। पिछले सप्ताह जब सारी दुनिया में बहुत सारी उथल पुथल अनेक महाद्वीपों में मची हुई थी, अमेरिका नदारद था, अनुपस्थित था, अदृश्य था, और उसका एक कारण यह है कि पिछले कई महीनों से अमेरिका व्यस्त रहा है राष्ट्रपति चुनावों में। और ख़ासकर जब राष्ट्रपति ट्रंप को कोरोना संक्रमण हो गया था तो लोगों को लग रहा था वो चुनाव अभियान दोबारा शुरू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उनकी दिमागी हालत कैसी रहेगी। मगर वो फिर अस्पताल से बाहर आ गए हैं, चुनाव अभियान शुरू हो गए हैं, और जो उनकी सार्वजनिक बहस होने वाली थी बाइडेन के साथ वो ज़रूर स्थगित हो गई है, क्योंकि बाइडेन इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वो बिना किसी प्लास्टिक शील्ड के या उसके सामने आमने सामने खड़े होकर बहस करें ट्रंप के साथ, और ट्रंप इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि ये वर्चुअल बहस कहीं हो। तो दोनों प्रत्याशियों ने अलग अलग टाउन हॉल दिए हैं, यानी दोनों ने अलग अलग टेलीविज़न संवाददाताओं को वर्चुअल स्क्रीन पर उनके सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें बाइडेन ने तर्कसंगत जवाब दिए हैं, ट्रंप उखड़ते बिछड़ते रहे हैं, मगर इस सब में कुछ बात रखा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की जो मशीनरी है, जो उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है, वो कुछ ऐसी है कि जनमत किसी के पक्ष में हो और इलेक्टोरल कॉलेज के मत किसी और के पक्ष में पड़ सकते हैं, जैसा पिछली बार हुआ था। तो हार जीत का फैसला निर्वाचक मंडल करता है, वो लोकप्रियता किसी प्रत्याशी की उसके ऊपर कोई असर खास नहीं डालती है। ये तो एक पक्ष है। और कुछ बहस इस बात पे बेबुनियाद चलती रही है कि जो ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी पसंद की उम्मीदवार को, बैरेट को नामांकित किया है, तो उसका क्या प्रभाव अमेरिका की राजनीति में पड़ेगा। यदि चुनाव का फैसला त्रिशंकु हुआ तो उसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका रहेगी, या अमेरिका की सत्ता बदल रहा है, क्या संकेत इससे मतदाता के मन में जाएगा। ये सारी बातें अमेरिका की आंतरिक राजनीति से जुड़ी हैं। मगर जो बात अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अक्षमता दर्शा रही है प्रभावित करने की, वो कोरोना वायरस है। वहाँ लगभग 80 लाख से अधिक नागरिक कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, और अमेरिका जूझने में असमर्थ रहा है इस कोरोना संक्रमण महामारी को रोकने थामने में। भले उसके अस्पताल बड़े व्यवस्थित हैं, उसके पास चिकित्सा सुविधाएं बहुत सारी हैं, मगर चूंकि कोई प्राणरक्षक औषधि नहीं आ सकी है, कोई वैक्सीन नहीं है, और एक फ़र्क जो वहाँ पड़ रहा है अमीरों और गरीबों के बीच में संक्रमण और मृत्यु दर में,
गोरों और अश्वेतों के बीच में इस संक्रमण में, और तटवर्ती इलाकों में और मर्मस्थल में अमेरिका के रहने वालों के उस जीवन यापन पर, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर जो असर इसका पड़ा है। तो स्वतंत्रता प्रेमी अमेरिकी नागरिक मानने को तैयार नहीं है प्रतिबंधों को, जैसा अन्यत्र भी यूरोप में देखने को मिल रहा है। वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था खोली जाए, जीविका के उपार्जन के साधन नए पैदा करने की कोशिश की जाए, और पूंजीवादी व्यवस्था में भी सरकार ऐसा आर्थिक अनुदान उद्योगों को, बैंकों आदि को दे कि अर्थव्यवस्था पुनः गतिशील हो सके। तो अमेरिका अपने संकटों में घिरा पड़ा हुआ है, और अमेरिका के आंतरिक संकट उसे मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो और संकट स्थलियों को अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं देख सके। वो तुर्की हो, वो लीबिया हो, वो कॉकेशस में अजरबैजान और आर्मेनिया हो, वो पुतिन यूक्रेन में या नॉर्वे के साथ हों, और या दक्षिण चीनी सागर में आक्रामक विस्तार चीन कर रहा हो, या चीन और भारत की मुठभेड़ हिमालयी सीमा पर हो रही हो। और हाल के दिनों में अफगानिस्तान से जब उन्होंने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया है तो वहाँ भी हिंसा भड़की है, और पाकिस्तान में भी इमरान खान के खिलाफ जन आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। कई लोग कयास लगाते हैं कि शायद या तो उनका जो हनीमून था वो सेना के साथ समाप्त हो गया है, और कुछ लोगों का कहना है कि शायद जानबूझकर ये आंदोलन शुरू किए जा रहे हैं कि इन पर नियंत्रण यदि इमरान खान प्राप्त कर लेंगे तो उनका करिश्मा और उनकी प्रभावशीलता शायद प्रमाणित जग जाहिर होगी। मगर इसका कोई लाभ भारत को होगा ये कहना कठिन है। कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हाल में एक कनकौवा उड़ाया था और ये कहा था कि भारत ने संदेश भेजा है कि वो पाकिस्तान के साथ संवाद फिर शुरू करना चाहता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने तत्काल इस दावे को खारिज कर दिया था। मगर कई बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये होता है कि आप कई ऐसी घोषणाएं ऐलान करते हैं जो सिर्फ झांसा देने के लिए होती हैं, धोखा देने के लिए होती हैं, और ये भी हो सकता है कि गोपनीय मार्ग से आपको संवाद स्थापित करना चाहते हो, मगर बाद में जब वो कलई खुल जाए तो उससे सीधे सीधे मुकर सकते हैं। मगर कुल मिलाकर ये घटनाक्रम अमेरिकी की अक्षमता के कारण भारत के लिए चिंताजनक है, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने सामरिक हितों का जो सन्निपात अमेरिका के साथ बिठाया है उसमें वो और बड़ी शक्तियों से थोड़ा अलग हो गया है। इस सप्ताह इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप इन सारी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे दुनिया के एक हिस्से में होने वाला छोटा सा घटनाक्रम कभी तूल पकड़ सकता है, बवंडर का रूप ले सकता है, और कहीं दूसरे बड़े दिखने वाले संकट से कहीं बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। हमको ये सोचने की भी ज़रूरत है पिछले हफ्ते के घटनाक्रम से कि हम समझें कि संवाद की सीमाएं क्या हैं, युद्ध विराम की सीमाएं क्या हैं, और जो बड़ी शक्तियां महाशक्तियां समझी जाती हैं उनकी अक्षमताएं और उनकी सीमाएं क्या हैं। हमको ये सोचने की भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय हितों का संयोग और सन्निपात किस हद तक किसके साथ है, और ये शक्ति समीकरण जब बदल रहे हैं तब क्या हमें उनके अपने संबंधों के पुनरावलोकन की ज़रूरत नहीं है। और हमको ये भी सोचने की ज़रूरत होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में समस्याओं में का समाधान हमेशा संवाद से नहीं होता है। कहीं ना कहीं ऐसे टकराव राष्ट्रीय हितों के होते हैं जिनका सामंजस्य संभव नहीं होता है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि एक तरफा विश्वास बढ़ाने वाले प्रयास हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं, और हम संवाद की सीमाओं को समझते हुए अपने शत्रुओं, प्रतिद्वंदियों, मित्रों को ठीक से पहचानते हुए अपनी विदेश नीति का संपादन करें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।